हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ रूबरू होते हैं। और ये जो आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो होगा इस तरह का वीडियो। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज हम आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छी बात यह होती है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को डील करते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसी तरह का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है। तो हम आप लोग के लिए लगातार शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन आज से, और आपको कंटिन्यू अब मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से ही रहता है। और यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका पास होना ही नहीं, फर्स्ट डिवीज़न का भी गारंटी कहा जा सकता है। क्योंकि आप लगभग 50% अगर इधर नंबर ले आते हैं ऑब्जेक्टिव से और बाकी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप से आ जाता है तो आपको अच्छा नंबर आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव तैयार करना भी थोड़ा आसान है, इसीलिए हम इस सेशन को शुरू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपको क्या करना है कि हम जो आपको क्वेश्चन देंगे, जो ऑप्शन देंगे, तो आप भी अपने पेंसिल कॉपी कलम के साथ बैठिए। और आज हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो 25 क्वेश्चन का आंसर आप भी बनाइए और आप देखिए कि 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही सही मार पाते हैं, सही सही बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, यानी कि स्वयं और एक को छोड़कर यदि अन्य संख्याओं से उसमें भाग लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक, इसका एक ही होता है, सिर्फ एक से भाग लगेगा। 2 जो है इसका होता है, इसमें 1 और 2 से भाग लगेगा। 3 में 1 और 3 से भाग लगेगा, लेकिन 4 में 1 से 2 से और 4 से भाग लगेगा। यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर एक अन्य संख्या 2 से भी इसमें भाग लगेगा। 2 भी इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्याएं हैं। क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। आपको इसका आंसर फटाफट देते भी जाना है, और जब आप लास्ट में आप देखेंगे कि आपको कितना नंबर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया। अगला क्वेश्चन है पाई है, तो पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है √3/12, √2/10, √7/7, √2 गुना √2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है। इसका जो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3/12, तो 3/12 रूट में है ये, इसको आप काट सकते हैं। 3 1 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 1/2। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। √2/10 है, तो इसको भी काट दीजिए, 2 से 1 बार में और 5 बार में। 1 का वर्गमूल 1 और 5 का नहीं होगा तो √5, यानी कि यही क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सी नंबर जो है वो साथ साथ कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और √2 × √2 होता है 2, यानी कि ये सब परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लॉसव तथा मोसव बराबर है तो संख्याएं क्या होगी? तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, वो दोनों संख्याएं बराबर होगी। इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका कोई सॉल्यूशन करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है 0.29 पर रेकरिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्णांक के रूप, ये परिमेय संख्या के रूप में आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है जो हम आपको बताते हैं।
0.29 पर रैकरिंग है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आप लिख लीजिए, तो 29 हो गया। और यहाँ पे रैकरिंग दोनों अंक पर है, तो जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए, तो हो गया 29/99। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 29/99, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 1, बी है 1/2, सी है 1/4 और डी है 0। इसका आंसर फटाफट निकालिए आप लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो दो तरीका है, या तो आप साइन 60 का मान रख दीजिए, या एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इस सूत्र पर मान रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसका सही आंसर हो गया 1/4। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो उसके लिए एक नियम आप पढ़े होंगे, वैसी संख्या जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या नहीं हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है, दिया हुआ है 7/40, तो 40 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा? तो 40 के गुणनखंड में आएगा 2 और 5। पूछ रहा दशमलव प्रसार शांत है, तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, सॉरी ऐसे लिखेंगे 2 और 5। लेकिन 21 के गुणनखंड में क्या आएगा? 3 और 7। 196 के गुणनखंड में आएगा 2 और 7। और यहाँ पे 121 के गुणनखंड में क्या आएगा? तो 11 और 11, यानी कि सब में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ रहा है, लेकिन 7/40 के गुणनखंड में अन्य संख्या नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर यही हो गया। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा था शांत और इसमें पूछ रहा है अशांत। तो 8 के गुणनखंड में क्या आएगा? 2 आएगा। 15 के गुणनखंड में क्या आएगा? 3 और 5 आएगा। 512 के गुणनखंड में 2 आएगा और 343 के गुणनखंड में 343 निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 6/15 यहाँ पे है, तो इसको क्या करना है? काट देना है। सिंपलेस्ट फॉर्मूले आना है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हम इसको 3 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 आ रहा है। और 343 के गुणनखंड में क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 7। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा शांत, ये भी हो जाएगा शांत, ये भी हो जाएगा शांत, लेकिन ये क्या होगा? अशांत। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, क्या होगा? आप इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, 400 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, सॉरी फिर से करते हैं। 400 का गुणनखंड निकालना है, 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100, इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 50, इसमें 2 से करेंगे तो होगा 25, 25 में को करेंगे तो 5 गुना 5, यानी कि यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 400 के गुणनखंड में 5 का घातांक कितना? 5 कितना बार आया? तो 2 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 तथा 900 130, 15 बराबर 900 XY, तो XY क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझिए। 130 और 15 का जो 900 है वही है X और Y का 900। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? 130 और 15 का 900 निकाल लेना है।
130 और 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 8 120, एक मिनट, 130 और 15 का निकालते हैं HCF। 130 में 15 से भाग देते हैं, 15 8 120, बच गया 10, फिर उतारेंगे 15, 10 कहीं 10, उतर गया 5, यहाँ 10, 5 दूनी 10, कट गया, हो गया 5, यानी कि 115 और 130 का HCF हो गया 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें चूज करना है कि किसका HCF 5 होगा। यहाँ पे स्पष्ट है 15 और 10 का HCF 5, 8 10 का नहीं होगा, 15 8 का नहीं होगा, 130 8 का नहीं होगा, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 15 और 10 का भी HCF 5 मौसा 5 और 130 और 15 का भी मौसा 5 होगा, इसलिए आंसर हो गया 15 10। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है कि 125 का परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब होता है कि उस संख्या को किससे गुना कर देंगे ताकि वो परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर 125 है, ये परिमेय है, तो सिंपल सा तरीका है, 125 का गुणनखंड कीजिए तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 2 5 का जोड़ा लग गया तो 1 5 निकल गया, बच गया रूट 5। अब रूट 5 को किससे गुना कर देंगे तो रूट 5 से, तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि रूट अंडर 125 का परिमेयकारी गुणक क्या हो गया, रूट 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 हो, तो आप इसको आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो इसका जो HCF होगा 9 और 16 का HCF 1 होता है, 15 और 20 का 5 होगा, 21 और 84 का 21 होगा और 13 और 65 का 13 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुल मिला के हम आज 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 12 क्वेश्चन हो चुका है, 13 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे चैनल पर आइए, क्योंकि इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन है वो हम कंटिन्यू लेकर चलेंगे। और एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट यही आपको पता है। अगर आप सिर्फ पिछले साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्याएं होती है। तो रैखिक में होता है 1, द्विघात में होता है 2, त्रिघात में होता है 3। इसमें कुछ बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछ रहा बहुपद x-1 का शून्यक होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, शून्यक मीन्स होता है कि x का क्या मान रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, तो लेकर चलेंगे x-1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 है, इधर हो गया +1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पे आपको दे दिया है अल्फा इक्वल टू कितना -4 और बीटा इक्वल टू 7। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। आप इसका मान रख दीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा -4 + 7 3x प्लस अल्फा बीटा -4 × 7 तो -28, कितना हो जाएगा -28। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा x² - 3x -+-28। आपको देखना है कि ये ऑप्शन किस में दिया हुआ, तो ये ऑप्शन
सी में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल यहाँ पे दे दिया है, यानी कि आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया 5 और अल्फा बीटा दे दिया है 6। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, उसी सूत्र पर मान रखेंगे। सूत्र होता है, इसके लिए जो सूत्र होता है वो भी आपको हम बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, 6 5 हो जाएगा, सॉरी योग दे दिया है 5 तो हो जाएगा 5x प्लस अल्फा बीटा होता है तो 6 दे दिया है तो 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 17। यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो आप कंपेरिजन करके वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी, सी यहाँ पे अचर पद है 8 बाय ए, वाई स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 8 में x भाग देंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f माइनस 1 ज्ञात कीजिए। यह बिल्कुल इजी है, इसको आप लोग इसका मान निकालिए और चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। और यदि आप हमारे साथ इसका सॉल्यूशन बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर इसका आंसर निकालिए, फिर आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो निकालना है f माइनस 1। तो यहाँ पे करना क्या है, बस थोड़ा सा काम करना है, f x के स्थान पे लिख देना है माइनस 1, हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू यहाँ भी हो जाएगा माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, तो हो गया 12। इसका देखिए 12 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ये हो गया 12। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, ऑप्शन दिया है 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 और 3। अभी हम आपको बता चुके हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है उतना इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3, और रूट अंडर 3 का वैल्यू होता है रूट 3 माइनस रूट 3। ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। दिया हुआ निम्नलिखित में से कोण 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसका आंसर निकालिए आप लोग कितना आता है। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, x और y का वैल्यू दोनों समीकरण में रखिए और जिस समीकरण को ये संतुष्ट करता है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अगर रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 6 माइनस 6 गुना 2, ये हो गया 36 माइनस 12, ये बराबर नहीं आया 0, यानी कि ए नहीं होगा। अब बी लेते हैं, 6 इंटू बी में जो वैल्यू है वो है 6 इंटू
2 - 2 × 6, ये तो 0 हो गया, इसके लिए सही है, इस समीकरण के लिए ये सही है। दूसरा समीकरण में चेक करें, 10 × 2 + 2 × 6, 10 × 2 हो गया 20 और 2 × 6 हो गया 12 = 32। यहाँ पे भी 32 है, यानी कि ये इस इक्वेशन के लिए भी सही है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि रेखा इतना तथा इतना समांतर हो तो P का मान होगा, और ऑप्शन आपको दे दिया है 1/3, 3, 6 और -3। तो सिंपल है, रेखाएं समांतर जब होती है तो A1/A2 = होता है B1/B2 = होता है C1/C2। वैल्यू रख दीजिए, A1 है 4/A2 12, B1 है P/B2 है 9, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 9, एक बाय हो गया 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, या 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P = हो जाएगा P = 9 × 4/12, काट दीजिए 4 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, P = 3। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दिया हुआ है P = 3, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। अभी हम लोग को 22, 23, 24 और 25 4 क्वेश्चन और करना है, और फिर आपको देखना है कि आप कितना स्कोर जनरेट कर पाए। सेम क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो ही लेके चलना है, A1/A2 यानी कि 1/5 = B1/B2 2/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, k × 1 = k और 2 × 5 = 10। तो अब देखिए 10 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें देख रहे हैं x⁴ है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बी है, बी को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। बी में दिया हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो जाएगा 4x, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 4। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो x⁴ 2 रहेगा ही, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको जो ही यहाँ पे मिल गया तो आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं। तो आपको याद होगा, आपको याद कराया होगा, गया होगा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर इतना रहे तो इसके हल होते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। आप इससे कंपेरिजन कर दीजिए और देखिए क्या आता है। तो b के स्थान पर q, तो जाएगा -q ± √b² - 4ac, q² - 4pr हो जाएगा q² - 4pr/2a, 2a के स्थान पर p। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, -q ± √q² - 4ac pr/2a 2p। तो इसका राइट आंसर हो गया कोई ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 25। दिया हुआ द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। अगर द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन होता है, एक होता है d बड़ा 0 से, एक होता है d बराबर 0 से, और एक होता है d छोटा 0 से। ये 3 मान आ सकता है। जब d बराबर होगा 0 से तो असमान और वास्तविक हल होगा, और जब d बराबर 0 होगा तो समान और वास्तविक
हल होगा, और जब d छोटा होगा 0 से तो कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका आप मान निकालिए। दिया हुआ है 6x² + 6x + 1, 6x² 6x² + 6x + 1, तो b² - 4 ऐसे निकालेंगे। 6² - 4 × 6 × 1 हो जाएगा 36 - 24 = 12। ये बड़ा है 0 से, तो जब बड़ा होगा 0 से तो असमान और वास्तविक हल होगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और आपका जो स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने 25 क्वेश्चन में कितना सही क्वेश्चन बनाया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।